फिल्म की शुरुआत बेथ नाम की एक युवती से होती है जो अकेले पहाड़ों में ट्रैकिंग करने निकलती है। वह प्रकृति का आनंद ले रही होती है, लेकिन तभी अचानक एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जब यह खबर उसके बॉयफ्रेंड जैक तक पहुंचती है तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। वह बेथ से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसकी मौत को स्वीकार कर पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। समय बीतने के बाद भी वह उसे भुला नहीं पाता। एक दिन वह बेथ के माता पिता मॉरी और जेनी से मिलने उनके घर जाता है ताकि उसे बेथ के करीब होने का एहसास हो सके। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि उनके घर में काम करने वाली पर्लिन अपना सामान लेकर बाहर जा रही है। मॉरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मॉरी साफ तौर पर परेशान और गुस्से में नजर आता है। माहौल बदलने के लिए जैक और मॉरी शतरंज खेलने बैठते हैं, लेकिन जैक का ध्यान खेल में बिल्कुल नहीं लगता। उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ बेथ की यादें ही घूमती रहती हैं। खेल खत्म होने के बाद वह चुपचाप अपने घर लौट जाता है। जाने से पहले जेनी उसे बेथ का एक स्कार्फ देती है। वह स्कार्फ उसके लिए इतनी बड़ी निशानी बन जाता है कि वह हर समय उसे अपने गले में पहनकर रखता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन जैक अभी भी बेथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद जैक एक बार फिर बेथ के घर पहुंचता है। इस बार उसे वहां कुछ अजीब महसूस होता है। घर के अंदर से रहस्यमयी आवाजें आ रही होती हैं। वह दरवाजा खटखटाकर बार बार मॉरी और जेनी को आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैन होकर वह खिड़की के पास जाता है और अंदर झांकता है। वहां का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके सामने बेथ जिंदा खड़ी होती है, जिसे वह मर चुका मान चुका था। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसे यकीन ही नहीं होता। राहत महसूस करने की बजाय वह गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेथ के माता पिता ने उसकी मौत की झूठी खबर देकर उससे सच छिपाया था। तभी जैक का भाई काइल वहां पहुंच जाता है। काइल एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसलिए जैक तुरंत उसे बताता है कि बेथ जिंदा है। काइल मॉरी से पूछता है कि क्या घर के अंदर सब ठीक है। मॉरी बिल्कुल शांत होकर कहता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जैक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह काइल से कहता है कि उन्हें पूरे घर की तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जरूर कोई बड़ा राज छिपाया जा रहा है। लेकिन काइल को लगता है कि बेथ की मौत के सदमे ने जैक की सोचने समझने की क्षमता पर असर डाल दिया है और वह अब भी उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उस रात जैक अपने मन की बेचैनी को और नहीं रोक पाता और चुपके से बेथ के घर में घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, मॉरी उसे देख लेता है और तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वह लगातार बेथ का नाम पुकारते हुए घर के अंदर आगे बढ़ने लगता है। उसी समय जेनी जल्दबाजी में बेथ को एक अलमारी के अंदर छिपाने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर जैक की उलझन और बढ़ जाती है। अगर बेथ सचमुच जिंदा है तो उसके अपने माता पिता उसे किसी राज की तरह क्यों छिपा रहे हैं? जवाब जानने के लिए जैक सीधे मॉरी से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मॉरी कुछ भी नहीं कहता। पूरी तरह परेशान और उलझन में पड़ा जैक आखिरकार वहां से वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपने माता पिता को बताता है कि बेथ जिंदा है, लेकिन वे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करते। अगले दिन जैक फिर से बेथ के घर पहुंचता है। इस बार वह सच्चाई जाने बिना लौटने वाला नहीं होता। आखिरकार मॉरी चुप्पी तोड़ता है। वह बताता है कि जिस दिन जैक उनके घर से शतरंज खेलकर गया था, उसके कुछ ही समय बाद बेथ अचानक घर लौट आई थी। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से दरवाजे से अंदर चली आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मॉरी खुद भी मानता है कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। फिर भी जैक को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि दोनों उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहे हैं। वह यहाँ तक कह देता है कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वह पुलिस के पास चला जाएगा। तभी जेनी बीच में आ जाती है। वह जैक से कहती है कि अब उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। उनके लिए बस इतनी बात मायने रखती है कि उनकी बेटी वापस उनके पास आ गई है। लेकिन जैक उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। उसका कहना होता है कि कुछ न कुछ जरूर गलत है और बेथ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। तभी बेथ खुद वहां आ जाती है। वह जैक का हाथ पकड़कर उसे अलग कमरे में ले जाती है ताकि दोनों अकेले बात कर सकें। वह उससे पूछती है कि वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जैक खुद डरा हुआ होता है। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वह बेथ से पूछता है कि क्या उसे पिछले हफ्ते ट्रैकिंग के दौरान हुई कोई बात याद है। बेथ हैरानी से उसकी ओर देखती है और धीरे से कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बावजूद बेथ को अपने सामने जिंदा देखकर जैक के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। एक तरफ वह उलझन में होता है तो दूसरी तरफ उसे सच में खुशी भी होती है। इसके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए जैक मॉरी से पूछता है कि क्या वह बेथ को ट्रैकिंग पर ले जा सकता है, लेकिन मॉरी बिना एक पल गंवाए मना कर देता है। वह साफ कहता है कि बेथ को दिन के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी यह बात जैक के शक को और गहरा कर देती है। तभी जैक एक और अजीब बात पर ध्यान देता है। पूरे दिन मॉरी और जेनी जैक और बेथ के साथ बिताए हर पल की लगातार तस्वीरें खींचते रहते हैं। उस रात बाद में जैक और बेथ स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर शांति से बातें कर रहे होते हैं। सब कुछ लगभग सामान्य लग रहा होता है। तभी जैक की नजर बेथ के पैर पर बने एक निशान पर पड़ती है। ये वही जगह होती है जहां उसे सांप ने काटा था। अब जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि बेथ के साथ वह हादसा सच में हुआ था। ये कोई मजाक या गलतफहमी नहीं थी। कुछ देर और साथ बिताने के बाद वह अपने घर लौट जाता है। वहां पहुंचकर वह एक बार फिर
कायल से कहता है कि बेथ जिंदा है, लेकिन कायल अब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जब जैक फिर से बेथ से मिलने जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके घर एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। वह इलाके का डाकिया होता है। उसे देखकर जैक हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उसे कई सालों से नहीं देखा था और उसकी जानकारी में वह काफी पहले मर चुका था। सबसे अजीब बात यह होती है कि डाकिया भी सामान्य इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा होता। उसे ठीक से बोलने में दिक्कत हो रही होती है और वह अपनी डाक वाली गाड़ी भी मुश्किल से संभाल पा रहा होता है। अब जैक की उलझन और गहरी हो जाती है। इसके बाद वह फिर से मौरी के पास पहुंचता है और कहता है कि अब बेथ को उसके साथ हुई सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन मौरी तुरंत इस बात को ठुकरा देता है। उसका मानना होता है कि सच जानकर बेथ सिर्फ डर जाएगी और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाएगी। तभी बेथ वहां आ जाती है। वह चाहती है कि आज का दिन सामान्य तरीके से बिताया जाए। जैक एक बार फिर उसे ट्रैकिंग पर ले जाने की बात करता है। शुरुआत में मौरी मना कर देता है और दोहराता है कि बेथ को दिन के समय बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बार जैक उसे भरोसा दिलाता है कि वह बेथ का पूरा ध्यान रखेगा। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। दोनों पहले की तरह हंसते हैं, बातें करते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन धीरे धीरे बेथ के चेहरे पर अजीब से निशान उभरने लगते हैं। जब वे दोनों वापस घर लौटते हैं तो मौरी की नजर तुरंत उन निशानों पर पड़ जाती है। उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। वह जैक पर भड़क जाता है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद यह सिर्फ धूप की वजह से हुआ हल्का सा सनबर्न है, लेकिन मौरी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कह देता है। उसी रात जैक सब कुछ ठीक करने की कोशिश में चुपके से बेथ को बाहर ले जाता है। वह उसे समुद्र किनारे ले जाकर अपनी गिटार बजाने लगता है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन बेथ की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह अचानक बेचैन हो जाती है और आसपास की चीजें तोड़ने लगती है। इसी दौरान उड़ती हुई कुछ चिंगारियों से पास में छोटी सी आग भी लग जाती है। जैक किसी तरह उसे शांत करता है और कार में बैठा देता है, लेकिन वह फिर भी खुद पर काबू नहीं रख पाती। गुस्से में आकर वह कार की एक खिड़की भी तोड़ देती है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती देखकर जैक उसे सुरक्षित वापस उसके घर ले आता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद भी बेथ का अजीब व्यवहार जारी रहता है। तभी जैक बहाना बनाता है कि वह कार में अपना कोई सामान भूल गया है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। बाहर अकेले खड़े होकर वह एक बड़ा फैसला करता है। अब वह और ज्यादा सच नहीं छिपाएगा। अगले दिन वह बेथ को सब कुछ बता देगा। अगले दिन जैक अपना इरादा पक्का कर लेता है। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं बचा था। वह बेथ को कब्रिस्तान ले जाता है और उसकी अपनी ही कब्र के सामने खड़ा कर देता है। फिर बहुत संभल कर उसे पूरी सच्चाई बताता है, यहाँ तक कि यह भी कि उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ पल के लिए बेथ बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है वह गुस्से और सदमे से भर जाती है। वह जोर से जैक को धक्का देती है और वहां से अकेली भाग जाती है। घर लौटने पर जैक का सामना एक और चौंकाने वाली घटना से होता है। वह देखता है कि उसके दादा, जिनकी काफी पहले मौत हो चुकी थी, किसी तरह वापस लौट आए हैं। ये देखकर कायल तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें रोक सके, लेकिन तभी उनके माता पिता बीच में आ जाते हैं। वे खुद भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। उनका मकान मालिक, जिसकी भी पहले मौत हो चुकी थी, वह भी वापस आ चुका होता है। अब साफ हो जाता है कि सिर्फ बेथ ही नहीं बल्कि और भी लोग रहस्यमयी तरीके से लौट रहे हैं। ये समझते ही जैक अपने परिवार से कहता है कि उन्हें तुरंत यह घर छोड़ देना चाहिए। वह फौरन मौरी को फोन करता है और बताता है कि उसके दादा और मकान मालिक दोनों वापस आ गए हैं। कुछ ही देर बाद मौरी जैक के घर पहुंच जाता है। इसी बीच पूरे इलाके में पुलिस की सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये अजीब घटना अब हर तरफ फैल चुकी है। मौरी जैक को अलग ले जाकर कहता है कि जब वे बेथ से बात करें तो उसे यही बताना होगा कि वह कभी मरी ही नहीं थी और हमेशा से जिंदा थी, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि घर की पूर्व नौकरानी पर्लिन इस रहस्य के बारे में सब कुछ जानती है और अब उन्हें उसी को ढूंढना चाहिए। मौरी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। तब जैक उसके सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर मौरी उसे पर्लिन का पता बता दे तो वह बेथ के सामने वही कहानी दोहरा देगा। काफी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार मौरी मान जाता है। दोनों मिलकर बेथ से बात करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन उसे देखते ही साफ समझ आ जाता है कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदल चुकी है। अचानक वह अपना नियंत्रण खो बैठती है। अब हालात पूरी तरह खतरनाक हो चुके थे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक पर्लिन का पता उठा लेता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन बेथ भी उसकी कार में बैठ जाती है। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझकर जैक उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद वे दोनों पर्लिन के घर पहुंचते हैं। कार से उतरने से पहले जैक बेथ से कहता है कि वह अंदर अकेला जाएगा और वह कार में ही रुकी रहे। वह पूरे घर की तलाश करता है, लेकिन पर्लिन वहां नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर लौटता है तभी मौरी वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत बेथ को वापस घर ले जाने की कोशिश करता है। जैक उसे रोकता है
और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस झड़प में मौरी जैक को बेहोश कर देता है और बेथ को लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो उसके पास एक अनजान व्यक्ति खड़ा होता है। उसका डरावना रूप देखकर जैक तुरंत अपनी कार में बैठता है और तेजी से घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह घबराते हुए अपने परिवार को ढूंढता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। मजबूर होकर वह सीधे बेथ के घर पहुंचता है। रास्ते में पूरा शहर बदला हुआ दिखाई देता है। बेथ के घर पहुंचने पर उसे अंदर बीथ और जेनी मिलते हैं। बीथ को खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए माइक्रोवेव के साथ मजबूती से बांध दिया गया होता है। रोते हुए जेनी बताती है कि बेथ की वजह से मौरी की मौत हो गई। ये सुनकर जैक पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह जेनी से कहता है कि वह किसी सुरक्षित जगह चली जाए, अब वह खुद बेथ का ध्यान रखेगा। शुरुआत में बेथ जैक को देखते ही आक्रामक हो जाती है, लेकिन जैक शांत रहता है। वह उसे उन ट्रैकिंग के दिनों की याद दिलाता है जो दोनों ने साथ बिताए थे। धीरे धीरे बेथ शांत होने लगती है। माइक्रोवेव से बंधी हुई बेथ को लेकर जैक उसी पहाड़ी रास्ते पर पहुंचता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। तभी वहां अचानक कायल आ जाता है। बेथ को उस हालत में देखकर वह तुरंत अपनी बंदूक उसकी ओर तान देता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। इसके बाद वह सबसे पहले अपने माता पिता के बारे में पूछता है। कायल बताता है कि माँ और पापा दोनों सुरक्षित हैं। फिर वह बिना कुछ कहे अपनी बंदूक जैक को थमा देता है और बस इतना कहता है कि जब सही वक्त आएगा तब उसे खुद समझ आ जाएगा कि क्या करना है। जैक बेथ के साथ चलता हुआ एक शांत ऊंची जगह पर पहुंचता है। आखिरी बार उसकी ओर देखकर वह कहता है कि वह उससे बेहद प्यार करता है। फिर भारी दिल से अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेता है। वह बेथ की इस दर्द भरी यात्रा का हमेशा के लिए अंत कर देता है। माइक्रोवेव से बंधी हुई बेथ गहरी घाटी में नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद जैक अपने परिवार से दोबारा मिलता है। उन्हें सुरक्षित देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है। एक दिन जैक मौरी की कब्र पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात अचानक अपनी बचपन की दोस्त एरिका से होती है। उसने भी इसी रहस्यमयी घटना में अपने दादा को खो दिया था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस कहानी को लेकर एक मशहूर थ्योरी यह भी है कि पर्लिन ने यह सब नहीं किया था। उसे सिर्फ पहले से पता था कि क्या होने वाला है, जबकि जो लोग वापस लौटे थे वे धीरे धीरे अपना असली अस्तित्व खोते चले गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।